Hey, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Commerce की बात है. I am Sir Kabir Rathod and in this video we are going to discuss and continue the discussion of the chapter number 5, that is government budget. So in this video we will continue the discussion upon what are the objectives of the government budget, then what are the content of the government budget, that is revenue budget and the capital budget. Then we will also discuss upon the deficit of the government budget, that is primary deficit, fiscal deficit and the revenue deficit. तो चलिए शुरू करते हैं. सो बेटा यहाँ पे द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सो व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट? तो हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ने वाले हैं. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ क्या कि एक तो होता है अपना नेशनल इनकम. ठीक है सर, नेशनल इनकम होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना. ठीक है, अब नेशनल इनकम किन किन को मिलती है? ठीक है, तो दो बंदे होते हैं जिनको नेशनल, दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला तो एक तो प्राइवेट पर्सनस को मिलती है नेशनल इनकम. प्राइवेट पर्सन में कौन होगा? तो अपन ने जब एजम्पशन ली थी ना, आप चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 अपन पढ़ रहे थे नेशनल इनकम. तो अपन जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो अपन ने वहाँ पे एजम्पशन ली थी कि वहाँ पे सिर्फ फर्म है, हाउस होल्ड है एंड गवर्नमेंट है, बाकी कोई सेक्टर काम नहीं करता. ये एजम्पशन ली थी. ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन उसी एजम्पशन पे काम कर रहे हैं. ठीक है सर, हम उसी एजम्पशन पे काम कर रहे हैं, मान लिया एक बार के लिए. ओके बेटा, तो अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ? अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो है ना मेरी नेशनल इनकम प्राइवेट बंदों को मिलेगी, उसमें आएगा फर्म एंड दूसरा होगा मेरा हाउस होल्ड, और एक जो पार्ट होगा मेरा नेशनल इनकम का, दैट विल बी एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट. द सेकेंड पार्ट विल बी एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट. सो हम ये कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर. ठीक है, बिल्कुल सर, नेशनल इनकम होती है एंड दैट नेशनल इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द वन इज प्राइवेट, द सेकेंड नंबर इज पब्लिक. ओके सर. अब जो है ना प्राइवेट में हाउस होल्ड को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है ना बेटा, हाउस होल्ड को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको कहते हैं पर्सनल इनकम. लेकिन क्योंकि अपन ने वहां पे पढ़ा था कि टैक्सेस लगते हैं पर्सनल इनकम पे, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो पर्सनल इनकम जो एक्चुअली में पर्सन के पास पहुंचती है, विच ही विल बी एबल टू आइदर सेव और कंज्यूम, दैट इनकम इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. यस सर, वी नो दैट, वी रिमेंबर दैट कि पर्सनल इनकम होता है, फिर पर्सनल इनकम इज नॉट एक्चुअली बीइंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड बिकॉज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन सम ऑफ द गुड्स, और इट मे बी डायरेक्ट सब्सिडीज और इट मे बी द सब्सिडीज लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, और सर्विस. ठीक है, तो इस तरीके से उनकी इनकम बढ़ जाएगी सब्सिडी की वजह से और टैक्सेस की वजह से घट जाएगी. बिल्कुल सर. सो द पर्सनल इनकम, द पार्ट, द टोटल इनकम विच इज अवेलेबल टू देम फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इज नॉट विच इज देयर पर्सनल इनकम. ओके, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पर्सनल इनकम होती है ना, दैट इज नॉट देयर इनकम विच दे एक्चुअली कंज्यूम और सेव. So the income which they actually consume or save is known as personal disposable income. Yes, you are right. That particular income is known as personal disposable income. उस particular income को अपन personal disposable income के नाम से जानते हैं. Yes, we know that particular income by the name of personal disposable income. ठीक है, तो personal disposable income जो होती है वो कैसे चेंज होती है? So what is difference between personal income and personal disposable income? तो sir, the difference between personal income and personal disposable income is taxes and subsidies. So can we say that by taxes and subsidies government changes the amount of income which household will have to consume and to save? Can I say that? Yes sir, we can say that. So this is known as redistribution function of the government. Government changes the amount of the money which is available for expenditure by the household through taxes and subsidies, and this function of the government is known as redistribution function. And this is the second objective why government prepare budget. For example, if the government think
दैट सिंस दिस इज द इन्फ्लेशन विच इज बीइंग गोइंग ऑन, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गवर्नमेंट करती कैसे है, ठीक है। बिल्कुल सर, आप एग्जांपल दीजिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करती कैसे है गवर्नमेंट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है कि है ना, टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हाउस होल्ड है ना कम है ना एक्सपेंडिचर करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ा देगी तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, हाउस होल्ड फिर कम एक्सपेंडिचर करेंगे, और जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, है ना, इनकम को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर इनकम इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, एंड दैट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ड्यू टू विच गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड इट्स बजट। Okay sir, we got it. The second objective of preparation of the government budget is redistribution function. तो अब अपन थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव का क्या नाम है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, डिमांड सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। सो लेट्स स्किप टू थर्ड ऑब्जेक्टिव। The third function or the third objective of the government budget is stabilization function of the government, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का क्या मतलब हुआ सर यहाँ पे, सो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले जो पर्टिकुलर किसी भी इकोनॉमी होती है ना बेटा, उसमें जो एग्रीगेट डिमांड होती है, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और आई कैन से द लेवल ऑफ प्राइजेज, ठीक है। जो लेवल ऑफ प्राइजेज है एंड जो एम्प्लॉयमेंट है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। वो एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडस्ट्री ज़्यादा लोगों को हायर करेगी ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लोगों को हायर करेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, ठीक है। सो the level of the prices and employment in a particular country depends upon the level of aggregate demand, ठीक है। it depends upon the level of, ठीक है, it depends upon the level of aggregate demand कि what is the level of aggregate demand which is being going on in the market, कि मार्केट के अंदर क्या level of aggregate demand है जो अभी चल रही है। ओके सर, फिर एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करेगी कि what is the income of the individual of household. So the level of aggregate demand will depend upon the income of household, liquidity क्या है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर है ना लेवल ऑफ ये क्या बोलते हैं अपना एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करेगा, ठीक है। इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड लिक्विडिटी। अब इनकम किस पे डिपेंड करेगा, इनकम डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल लूँ ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है जो अपन ने पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है सर। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर एक जगह भी अगर आपने कहीं पे कैश का फ्लो कम कर दिया यहाँ पे, या फिर इनकम कम हो गई हाउस होल्ड की, they will do less demand. Due to less demand, industry will employ less people and more people will unemployed. Then because of unemployed, they will not have money to spend. The aggregate demand will reduce further. This will go on. So ये आप कैसे समझेंगे कि कितना जाएगा, तो एक मनी मल्टीप्लायर का अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था। If you don't remember this or if you don't know this, please visit my previous videos which I have uploaded. उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझाया था कि अगर 1 रुपया ना गवर्नमेंट डालेगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस की हेल्प से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की हेल्प से वो 1 रुपया 5 रुपये में चेंज हो जाता था। 1 चेंजेस टू 5, ठीक है। एंड में जाते जाते जब वो पूरी है ना पूरा प्रोसेस खत्म होता है ना, तब तक जाते जाते वो 1 रुपया 5 रुपये में तब्दील हो जाता था। इट चेंजेस फ्रॉम 1 to 5। ओके सो दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर व्हेन, और वी कैन से नंबर ऑफ हैंड्स ये जो चेंज करता है,
नंबर ऑफ हैंड से जो चेंज करता है, ठीक है, उसको अपन मनी मल्टीप्लायर कहते थे। ठीक है सर, कि कितनी बार वो चेंज हुआ, तो मतलब कि 1 रुपीज़ हैव हेल्प 5 पीपल मीटिंग द डिमांड ऑफ 1 रुपीज़ प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ डिमांड। तो 1 रुपीज़ हैव मेट द डिमांड ऑफ 5 रुपीज़। ओके, सो इट मीन्स दैट 1 रुपीज़ हैज कन्वर्टेड इनटू 5 रुपीज़। सो दिस इज नॉन ए मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर की वजह से वो डिमांड कम होती रहेगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिफ्लेशन, कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन चल रहा है। ठीक है, या रिसेशन बोल सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन now also recession is going on because the industries were shut down during lockdown, and due to which the employment level came down, due to which the less demand was there, and this cycle goes on. ओके, सो रिसेशन का पीरियड चल रहा है। अब ये रिसेशन का पीरियड जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेन नहीं करेगी, ठीक है, तब तक ये रिसेशन नहीं हट सकता। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज प्राइजेस का जो लेवल है, ठीक है, और प्राइजेस का जो लेवल है, पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट को क्यों इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेजेस है वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएंगे एक पर्टिकुलर लेवल से, एंड प्राइजेस है ना कमोडिटीज़ के, वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। कौन सा लेवल? कॉस्ट के नीचे नहीं जाएंगे प्राइजेस, और वेजेस जो है ना वो उस लेवल के नीचे नहीं जाएंगे जो मिनिमम वेजेस डिसाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, कि एक पर्टिकुलर मिनिमम वेजेस होते ही है, उसके नीचे तो कोई बंदा जाएगा ही नहीं ना, बिकॉज देन वाई ही विल वर्क, ही विल सिट एट होम इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो एक मिनिमम वेजेस और एक मिनिमम प्राइस लेवल के नीचे कुछ नहीं जाएगा। सो एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में। सो गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन एट सच सिचुएशन व्हेन डिफ्लेशन इज गोइंग ऑन। अगर इसका उल्टा होता, उल्टा क्या होता? ठीक है, उल्टा अपन समझ लेते हैं, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसका उल्टा होता, उल्टा मतलब ये कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा होती, ठीक है, उस वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि डिमांड को मेट करने के लिए प्रोडक्शन करते, उस वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता, उस वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से कैश बहुत ज़्यादा होता लोगों के पास, और वो डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इन्फ्लेशन हो गया। तो डिमांड जब ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो इकोनॉमिक्स में अपन सिंपल सा रूल है, जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइजेज़ जो है ना चीज़ों की, वो प्राइजेज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ को 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो मिल तो किसी एक बंदे को पाएगी ना, तो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिल जाएगी, तो इस वजह से उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, सो ऐसे केसेस में फिर प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो कॉमन मैन कैसे जिएगा बताओ? फिर प्याज के भाव 10 रुपये किलो मिलता है प्याज नॉर्मल सीजन में, वही हो जाता है 80 to 100 और 125 हो जाता है। क्यों होता है? वाई? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ द सप्लाई। देयर इज नो सप्लाई बट देयर इज अ कॉन्स्टेंट डिमांड। ओके, तो प्याज तो खाएगा ही ना आदमी, ऐसा थोड़ी प्याज नहीं आएगा तो खाना बंद कर देगा, ठीक है। सो देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ अनियन, बट द सप्लाई रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ स्टॉकिंग बाय द लार्ज वेयर हाउस। ओके, एंड इस वजह से सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइजेस बढ़नी है। इस वजह से जो 10 किलो प्याज 10 रुपये किलो बिकता था प्याज, वो 80 to 100 and 125 में बिकने लगता है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल है, विच वी एज अ कॉमर्शियन नो वेरी वेल। यस, वी नो इट वेरी वेल। ओके सर। सो इन दोनों सिचुएशन में, या तो जब डिफ्लेशन चल रहा है या जब इन्फ्लेशन चल रहा है, दोनों खराब है इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन भी खराब है, डिफ्लेशन भी खराब है, बिकॉज इन्फ्लेशन में प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी, और जिनकी इनकम नहीं बढ़ी, ठीक है, जिनकी इनकम नहीं बढ़ी, सब कंज्यूमर की इनकम थोड़ी बढ़ती है, जिनकी इनकम नहीं बढ़ी उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में दिक्कत हो जाएगी बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सो गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन सच ए सिचुएशन। गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन में इंटरवेन करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ना बेटा, इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। समझ गया? अरे सर एकदम खोपड़ी में चला गया, इतना ज़्यादा भी मैं समझाया करो, ठीक है बेटा। स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी
in extreme cases both deflation both and inflation. Okay sir, inflation and deflation में in order to stabilize the economy, the step which is taken by the government is known as the stabilization function of the government. Yes sir. So this is the third objective. This is the third objective of what, of budget. गवर्नमेंट बजट बना के पैसा है ना रिजर्व करती है ऐसे फंक्शंस के लिए, ठीक है, कि वो क्या करेगी गवर्नमेंट ऐसे फंक्शंस में, या अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी या बढ़ा देगी. अगर एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करेगा, सप्लाई कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा और वापस से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के केस में. और अगर डिफ्लेशन है तो क्या करेगा, डिफ्लेशन है तो मतलब पहले से ही डिमांड बहुत कम है तो वो है ना आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करेगा, ताकि आर्टिफिशियल डिमांड में एक्चुअल में वो कंजम्पशन भी करेगा, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर. ऐसा नहीं है कि वो बोलते 100 क्वान्टिटी चाहिए फिर बोलते नहीं अब नहीं चाहिए, बस प्राइस बढ़ानी थी, नहीं, वो एक्चुअल में कंज्यूम करेगा. तो इससे क्या हो कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा. ठीक है. तो इस तरीके से दिस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. और अपन ने ये भी बढ़िया भाई गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन बिकॉज द प्राइजेज and the wages will not fall a particular level below a particular level, and in order to stabilize and in order to take the employment at that particular previous level, the government need to intervene. Government need to induce additional flow of the income in case of deflation and reduce the flow of the cash in case of inflation. Okay, so these are the three objectives of the government budget, जिसको अपन ने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस कर लिया. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपना क्या था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के बजट बनाने का था, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अपना था वो ये था अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स का प्रोविजन करती थी. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम इवनली, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू. तीसरा जो फंक्शन अपना हो गया वो है अपना स्टेबलाइजेशन function of the government budget, जिसमें it stabilizes the economy in the case of inflation and deflation. So these are the three objectives of the government budget. Okay sir. So अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट होता क्या है. तो अपन ने पढ़ लिया गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी अपन अंदर नहीं घुसे उसके, तो अब अपन अंदर घुसेंगे उसके, है ना. हाँ सर. तो अपन ने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया गवर्नमेंट बजट का. अब अपन चलते हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, how many type it is, what is revenue budget, what is capital budget, what is revenue budget का component, what is capital budget का component. Okay sir, चलते हैं, शुरू करते हैं. तो बेटा अब अपन पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट और उसके कंटेंट के बारे में. ओके सर. सो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट. ओके, इट इज़ अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट किस चीज़ का स्टेटमेंट होता है ये, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच कंटेन एस्टिमेटेड, इट इज़ जस्ट एस्टिमेटेड, इट इज़ नॉट एक्चुअल. ओके, एस्टिमेटेड रिसिट एंड एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, अपन रिसिट में से एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं तो अपने या तो बैलेंस बजट आएगा या सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा. ठीक है. तो दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. ओके सर. फिर इसमें फिनेंस बिल भी होता है. ठीक है. और जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, इट टेक्स इनटू अकाउंट एनी चेंजेस मेड इन टैक्सेस इन फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल में टैक्सेस में कोई चेंज करा, उसकी वजह से उनकी जो इनकम के एस्टिमेट में चेंज आना चाहिए, वो चेंज पहले से इनकॉर्पोरेट होता है. आप समझोगे, टेंशन मत लो इस चीज़ को. अभी अपन आगे चलते हैं और गवर्नमेंट बजट के कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं. ओके सर, ठीक है. वापस से आप समझा देना जब ये चीज़ आए तो. ओके बेटा. तो गवर्नमेंट बजट में अपन सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बजट दो तरीके के होते हैं. एक तो हो गया मेरा रेवेन्यू बजट हो गया, एक हो गया मेरा कैपिटल बजट हो गया. ठीक है. सर रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट वो बजट होता है विच कंटेन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे. ठीक है. कैपिटल बजट क्या होता है सर, कैपिटल बजट इज अ बजट विच कंटेन कैपिटल रिसिप्ट एंड विच कंटेन कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके सर. तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू बजट की तरफ चलते हैं. ठीक है. अपन रेवेन्यू बजट की तरफ चलते हैं. सबसे पहले रेवेन्यू बजट की तरफ चलने से पहले मैं आपको क्या रिसिट पार्ट समझा देता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर पार्ट्स समझा देता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले रिसिट कितने तरह की होती है गवर्नमेंट बजट में.
तो सर गवर्नमेंट बजट में रिसिट दो तरह की होती है, एक तो मेरी रेवेन्यू रिसिट हो गई, एक मेरी कैपिटल रिसिट हो गई। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो बेटा आप, एक तो रेवेन्यू रिसिट हो गई मेरी, एक मेरी कैपिटल रिसिट हो गई। लेकिन इनका फ़र्क क्या होता है? रेवेन्यू रिसिट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिट का मतलब होगा द रिसिट, वो रिसिट विच विल नॉट क्रिएट एनी liability or will not reduce asset or increase asset। ठीक है सर, ये क्या हुआ ये समझाओ। हाँ बेटा समझाता हूँ, पहले थोड़ा लिखने दो। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट वो होती है, या करंट रिसिट, द रेवेन्यू रिसिट क्या और क्या बोल सकता हूँ, करंट रिसिट, इसको मैं करंट रिसिट भी बोल सकता हूँ। करंट आइटम से जो मेरी रिसिट होती है ना, उसको भी बोल सकता हूँ, उसको भी मैं बोल सकता हूँ। मतलब रेवेन्यू रिसिट वो रिसिट होती है जो आपकी बैलेंस शीट के आइटम को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, मतलब आपकी एसेट को कम ज़्यादा नहीं करेगी, आपकी लाइबिलिटी को कम ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, उससे रेवेन्यू रिसिट कहेंगे। सर इसको इस तरीके से क्यों समझा रहे हो आप? इसका मतलब ये हो गया जैसे इंटरेस्ट कुछ मेरे को रिसीव हुआ, मैंने कोई लोन दिया, उस पर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट आने से मेरी लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, मेरी कोई एसेट कम नहीं होगी। ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिट है। ठीक है, तो करंट रिसिट है, मतलब कि लेस देन 1 ईयर का अमाउंट है वो। ठीक है, करंट अमाउंट है वो। जैसे अपन आप जैसे अकाउंट्स पढ़ते हो ना, तो अकाउंट्स में करंट एसेट होता है ना, करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है बिल्कुल सर होता है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। और जो पीएनएल होता है वो पूरा रेवेन्यू रिसिट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आप बात ध्यान रख लेना, जो पीएनएल में एक एक आइटम होता है ना, वो सारा रेवेन्यू का होता है, क्योंकि वो एक साल के अंदर का, एक साल का ही होता है वो। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो होता है वो रेवेन्यू नहीं होता, वो सारा कैपिटल होता है। ठीक है, या कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल द थिंग्स विच इज इन बैलेंस शीट इज कैपिटल बिकॉज दैट स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो लेकिन बैलेंस शीट में रेवेन्यू आइटम भी आता है, जैसे हमारा करंट एसेट हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, रेवेन्यू रिसिट इज अ रिसिट विच डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द फर्म, जो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसिट करता है लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा, या असेट क्रिएट करेगा, असेट रिड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट आइटम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, असेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा कैपिटल रिसिट, लेकिन रेवेन्यू रिसिट असेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट इज़ अ करंट आइटम। ठीक है, ये करंट आइटम होता है रेवेन्यू रिसिट। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिट कितने तरीके के होते हैं? रेवेन्यू रिसिट की बातें कर रहे हैं अपन, कैपिटल रिसिट की भी बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, हम रेवेन्यू रिसिट की बातें कर रहे हैं। तो अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ? अब मैं बोलना चाहता हूँ कि रेवेन्यू रिसिट कितने तरह की होती है। तो रेवेन्यू रिसिट सर 2 तरह की होती है। एक तो मेरा टैक्स रेवेन्यू रिसिट, एक मेरा हो गया सर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट। ठीक है, तो 2 तरह की रेवेन्यू रिसिट होगी अपने पास। तो द फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू रिसिट एंड द सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला हो गया वो हो गया अपना टैक्स रेवेन्यू रिसिट। टैक्स रेवेन्यू रिसिट क्या होता है? सो एनी रेवेन्यू रिसिट विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज इन फॉर्म ऑफ टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी लीगल लाइबिलिटी और द पेमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन और फर्म और कॉर्पोरेट व्हाटएवर, एनी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, जो लीगल स्टैट्यूटरी, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो। ठीक है, वो टैक्स होता है। जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है वो टैक्स नहीं है, क्योंकि लीगल बाइंडिंग नहीं हो ना। फिर तो तुम कुछ भी वसूली कर दो, हफ्ता वसूली कर रहा हूँ मैं, वो टैक्स नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर गवर्नमेंट हफ्ता वसूली को टैक्स के थ्रू एनफोर्स कर दे तो वो सॉरी, अगर गवर्नमेंट हफ्ता वसूली को लॉ के थ्रू एनफोर्स कर दे तो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो टैक्स, किसी भी चीज़ को टैक्स बनने के लिए लॉ के द्वारा एनफोर्स होना ज़रूरी है। ठीक है सर, हम समझ गए, आप भटको मत टॉपिक से। ओके, अभी वापस आता हूँ। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिट का मतलब हो गया रिसिट विच डज नॉट क्रिएट और डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी और डज नॉट क्रिएट और रिड्यूस असेट और विच डज नॉट अफेक्ट असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन विच इज करंट आइटम। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिट? देयर आर द 2 टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिट। फर्स्ट टैक्स रिसिट, सेकेंड नॉन टैक्स रिसिट। व्हाट इज टैक्स रिसिट? टैक्स रिसिट में आता है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, तो हमारे सीए की कोर्स में एक बहुत बड़ी बड़ी बुकें होती है डीटी आईडीटी की, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सो डीटी एंड आईडीटी, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है ये। ठीक है सर, बिल्कुल आप अपने सीए का फ़ायदा दो हमें, है ना? हाँ बिल्कुल देंगे बेटा, पैसा भरा है आपने नहीं पैसा नहीं भरा है, इट इज़ जस्ट नॉलेज शेयरिंग।
इट्स माई पैशन, यू नो, टीचिंग इज़ माई पैशन। चाहे मैं इन्फोसिस में जॉब ज़रूर कर रहा हूँ, बट टीचिंग इज़ माई पैशन। टीचिंग से पैसे नहीं आते ना, इसलिए नहीं कर रहा इसको, इसलिए ये पार्ट टाइम है। ओके, बस अपना मन भरता हूँ नॉलेज शेयर करके, ठीक है। तो सर आप टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैक्स रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात कर रहे थे आप कि व्हाट इज़ टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट में अपन ने बोला आपको कि दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है, एक मेरा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है। ठीक है सर, तो वो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली पेड बाय पर्सन होता है, डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन पे डायरेक्टली इम्पोज होता है, ये इनडायरेक्टली इम्पोज होता है। मतलब इट इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ इम्पोज्ड थ्रू एनी गुड्स या सर्विस, इट इज़ इम्पोज थ्रू गुड्स एंड सर्विस, जबकि डायरेक्टली उसकी इनकम के थ्रू इम्पोज होता है सबसे पहला, इसलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे होता है। सर ये प्रोग्रेसिव क्या होता है? ये रिग्रेसिव बेसिस पे होता है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जितनी ज़्यादा मेरी इनकम होगी उतना ज़्यादा मेरा टैक्स होगा, जितनी कम मेरी इनकम होगी उतना कम मेरा टैक्स होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है। प्रोग्रेसिव मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, इंडिया के अंदर 2.5 लाख से कम इनकम अगर है तो आप एग्जेम्प्ट हो, आपको इनकम टैक्स से रिटर्न भी नहीं भरनी। 5 लाख से अगर कम है इनकम, टोटल इनकम आपकी, टोटल टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपको टैक्स नहीं भरना, क्योंकि 87 के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। आपसे 87 क्या होता है आपके कोर्स में नहीं है, आप चिंता मत करो, सीए बनोगे तो आप पढ़ लोगे। ओके, फिर सर फिर 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर है तो आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30% आपका टैक्स लगता है, ठीक है। तो मतलब जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। पहले 2.5 तक फ्री, 2.5 से 5 तक 5, 5 से 10 लाख तक आपका 20% टैक्स लग रहा है, और 10 से ज़्यादा पे 30 लग रहा है। तो आप देखो जितना जितना मेरा है ना इनकम बढ़ता जा रहा है उतना उतना टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे होता है डायरेक्ट टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव बेसिस पे होता है। आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 रुपये का बिस्किट ले रहे हो, बिस्कुट या बिस्किट, ठीक है, अगर आप 5 रुपये का बिस्किट ले रहे हो और मानो सपोज उसके अंदर 1 रुपये का टैक्स इंक्लूड है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो ये आप पे टैक्स लगेगा, नहीं। चाहे आप 1 रुपया भी नहीं कमाते हो, चाहे आप करोड़ों रुपए कमाते हो, आपके लिए वो 5 रुपये लगेंगे और 1 रुपया टैक्स सबको देना पड़ेगा। मतलब रिग्रेसिव बेसिस मतलब इट इज़ सेम फॉर ऑल द पर्सन्स, उनकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर हम तो टैक्स नहीं देते, हम तो बिस्किट खरीदते डायरेक्ट 5 रुपये देके। तो बेटा बिस्किट 5 रुपये के अंदर वहाँ पे आप कभी भी MRP देखना, वहाँ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, उसमें पहले से ही टैक्स इंक्लूड होता है, आपको पता नहीं होता लेकिन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वैसे भी अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है ना वही बोर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, अल्टीमेट कंज्यूमर बोर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्स, हम समझ गए। सो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है हम समझ गए। ये डायरेक्टली इम्पोज होता है, डायरेक्टली नहीं इम्पोज होता है, ये प्रोग्रेसिव बेसिस होता है, ये रिग्रेसिव बेसिस होता है, ठीक है। ओके सर, ये प्रोग्रेसिव हो गया, ये रिग्रेसिव हो गया, ठीक है। अब ये देता कौन है? ये डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट देते हैं, फर्म देती है, हाउस होल्ड देती है, इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं। Anybody who will purchase particular goods and services will pay indirect tax. Indirect tax goods and services पर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स अपनी इनकम पे लगाया जाता है, ठीक है। चाहे वो पर्सन हो सकता है, वो फर्म हो सकती है, वो हाउस होल्ड हो सकता है, वो कॉर्पोरेट हो सकती है, उसकी पर्सनल इनकम पे लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दे दो सर। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जो इनकम टैक्स हो गया मेरा, फिर मेरा वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में अपना सबसे पहला इनकम टैक्स हो गया, फिर वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, मेरा स्टेट टैक्स हो गया जो कि अब अबॉलिश हो गया है, स्टेट टैक्स अबॉलिश हो गया, ठीक है, स्टेट टैक्स हो गया है मेरा, ठीक है। इन सबको जो इनकम टैक्स को छोड़ के वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, इन सबको बोलते हैं पेपर टैक्स, इन सबको बोलते हैं पेपर टैक्स। पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे उतना ज़्यादा रेवेन्यू आता नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है, ठीक है सर। तो इनको पेपर टैक्स बोलेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनसे आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेशन बेसिस से होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दे दो सर। सो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में अगर आपको दूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सबसे पहला GST हो गया, फिर एक्साइज ड्यूटी हो गया,
फिर अपना कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब गुड्स एंड सर्विसेज की या तो प्रोडक्शन पे लगते हैं या सप्लाई पे लगते हैं, सेल्स एंड सर्विस, ठीक है, इन पे लगते हैं, वो होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है सर। तो ये अपना रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की हो गई, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट के अंदर आएगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस भी पढ़ लिया, ठीक है। तो टैक्स रिसिप्ट हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट में। अब आएगा नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है, जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से उसको डिविडेंड आया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पर डिविडेंड आया, गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करा तो उस पर जो प्रॉफिट आया, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसीट हो गया, ठीक है। कोई भी दूसरी फीस अगर गवर्नमेंट को आती है, कोई भी फीस आती है फॉर सर्विसेज विच इज़ बिंग रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज अगर दी और उसके लिए उसको कोई फीस मिलती है, तो वो मेरा नॉन टैक्स रिसीट हो गया रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है। और कोई कैश ग्रांट आता है, पांचवी चीज़ क्या आएगी, कोई कैश ग्रांट आता है गवर्नमेंट को, किससे आता है, या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आता है या इंटरनेशनल कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। तो या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आता है या इंटरनेशनल कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से अगर मेरे को कोई कैश ग्रांट रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो व्हाट आर नॉन टैक्स रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड, प्रॉफिट, फीस फॉर सर्विसेज एंड कैश ग्रांट विच इज़ गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और द इंटरनेशनल कंट्री गवर्नमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कंट्री, ठीक है। ओके, सो इन सबको अपन क्या कहेंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। तो अपन ने टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट दोनों पढ़ लिया, तो ये अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। अब अपन आते हैं कैपिटल रिसिप्ट की तरफ। ओके सर, अब अपन आते हैं कैपिटल रिसिप्ट की तरफ। तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट पे सबसे पहले अपन आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहला कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आइदर, जो कि या तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट करती है या असेट को कम करती है, ठीक है, विच आइदर रिड्यूसेस असेट्स या विच क्रिएट लाइबिलिटी। तो ये तो होगी सबसे पहले अपनी डेफिनेशन कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट विच आइदर रिड्यूसेस द असेट्स और क्रिएट लाइबिलिटी। सर कैसे, असेट कैसे कम होती है, लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट का, सेल ऑफ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पीएसयू। अभी मेरे असेट है, ये मैंने सेल कर दिए, सो इनसे जो मेरी फ्यूचर अर्निंग आएगी ना, वो अब नहीं आएगी। तो मैंने असेट कम कर दिए, बिल्कुल सर। अभी बताओ लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करूंगा, तो या फिर मैंने नया लोन लिया, बोरोविंग्स ली मैंने ताकि पैसा आए मेरे पास, ठीक है। तो बोरोविंग ली तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट विच रिड्यूसेस द असेट और इंक्रीजेस द लाइबिलिटी, ठीक है सर। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ गए कैपिटल रिसीट होता क्या है, ठीक है। और हम ये भी समझ गए कैपिटल रिसीट के एग्जांपल भी समझ गए कैपिटल रिसीट क्या होता है, ठीक है बेटा। तो यही समझाना था मेरे को आपको कैपिटल रिसीट के अंदर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाला है अपन, ठीक है सर। तो एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा दो हमें, क्या होता है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल रिसीट होती है ना, ये डेट क्रिएटिंग भी हो सकती है या नॉन डेट क्रिएटिंग भी हो सकती है। मतलब सर डेट नॉन डेट क्रिएटिंग का, अगर मैंने बोरोइंग लेके मैंने अगर कैपिटल रिसीट करी तो वो डेट क्रिएटिंग होगी। अगर मैंने बोरोइंग नहीं ली, ठीक है, मैंने कोई असेट सेल कर दिया, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, मैंने अपना पीएसयू सेल कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो सर उसको बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग बोलेंगे, ठीक है सर। बिल्कुल हम समझ गए, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग अपन समझ चुके हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो अपन ने ये समझ गया कि टैक्स रिसीट क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है। और जैसे कि किसी फाइनेंस बिल में, फाइनेंस बिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। पहले फाइनेंस बिल आता है, फिर उसके साथ में गवर्नमेंट बजट होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनेंस बिल में अगर कोई प्रपोज कर रहा है कि टैक्स कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट है वो अपन ले लेंगे पहले ही, जो एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे अपन गवर्नमेंट बजट के
अंदर। ओके सर, हम समझ गए। अब अपन कहाँ पे आएंगे बेटा? अब अपन आएंगे एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो अपन ने रिसीप्ट समझ लिया, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट होगी रेवेन्यू बजट में, कैपिटल रिसीप्ट होगी कैपिटल बजट में, ठीक है। अब अपन एक्सपेंडिचर पे आएंगे, वैसे ही अपन समझाएंगे एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर अपन आएंगे डेफिशिएट। व्हाट इज डेफिशिएट, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेफिशिएट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में अपन ने समझ लिया व्हाट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट जो कि करंट रेवेन्यू एंड करंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। कैपिटल बजट इज अ बजट विच टॉक्स अबाउट और विच अफेक्ट्स द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट करता है वो कैपिटल बजट होता है, और जो असेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता वो रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन होगी ये तो, ठीक है। ठीक है सर, तो अब अपन एक्सपेंडिचर पे आते हैं। अपन ने रिसिप्ट तो पढ़ लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर ही अपन अब कहाँ पे आते हैं? तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं सर गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर अब अपन सर बात करने वाले एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है सर। अपन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करने वाले अभी, है ना? हाँ सर, हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं? एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं सर। एक्सपेंडिचर सर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं एक्सपेंडिचर? दो तरीके के होते हैं। एक तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एक मेरा सर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक तो मेरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक है सर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? डे टू डे लाइफ में जो गवर्नमेंट को चलाने में, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को चलाने में जो खर्चा होता है वो मेरा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और विच डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल असेट क्रिएट नहीं करता, या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, जो लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करता, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। सो उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सर एग्जांपल दो आप लिखो यहाँ पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहला मैं बोलूँगा विच इंकर्स ऑन नॉर्मल functioning of government and its department etc, ठीक है। एंड सबसे पहला जो नॉर्मल है ना फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जो इंकर होता है वो मेरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो दूसरी चीज होती है विच डज नॉट क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी, विच डज नॉट क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। जो फिजिकल या फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो विच डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और द फाइनेंशियल असेट्स, या डज नॉट रिड्यूसेज और नॉट रिड्यूसेज फिजिकल या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जो असेट क्रिएट नहीं करता, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करता, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंकर करती है गवर्नमेंट, उससे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जाम्पल दे दो कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, अभी देते हैं बेटा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो गए मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, वो जो ग्रांट मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, चाहे वो ग्रांट मैंने पर्टिकुलर असेट क्रिएट करने के लिए क्यों नहीं दिया हो, लेकिन मैंने जो ग्रांट दिया है ना, वो ग्रांट जो मैंने दिया है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो मेरे फंक्शंस में जो यूज होता है, ठीक है। और जो मैंने ग्रांट दिया है टू स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, चाहे वो ग्रांट है ना कैपिटल गुड्स या कैपिटल असेट क्रिएट करने के लिए ही क्यों नहीं दिया गया हो, बट क्योंकि मैंने ग्रांट दिया है, दैट ग्रांट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरे वो वन टाइम हो रहा है, मेरे को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कैपिटल असेट जो क्रिएट होगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, मेरी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर असेट का क्रिएशन नहीं हुआ, बिल्कुल सर आपके यहाँ पे कोई असेट का क्रिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा माइक नहीं लगा हुआ था, तो क्या पता आपको वॉइस सही से आई हो या नहीं आई हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच इंकर इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और द, तो ये डेफिनेशन ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो डेफिनेशन ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है? डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और द फाइनेंशियल असेट
एसेट और डज नॉट रिड्यूस एनी फिजिकल और फाइनेंशियल लायबिलिटी, उससे अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, एनी अमाउंट विच इज इंकर ऑन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट, पहला। दूसरा, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैं लोन पे कोई इंटरेस्ट देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इंटरेस्ट जो मैं लोन जो मैंने लिया है, जो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो। तीसरा, एनी ग्रांट विच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स वेदर इट इज गिवन फॉर द कैपिटल असेट और नॉट, वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। बिल्कुल सर, हम समझ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब सर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। नहीं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो बताओ सर कौन से दो पार्ट है जिसमें मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिवाइड करूंगा। तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला सर प्लान, फिर दूसरा हो गया सर नॉन प्लान, ठीक है। तो सर सबसे पहला मेरा हो गया प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा मेरा हो गया नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, what is planned revenue expenditure? So planned revenue expenditure are the revenue expenditure which is part of central plan and central assistance, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल प्लान और सेंट्रल असिस्टेंस का पार्ट होता है। सेंट्रल प्लान का क्या मतलब हो गया, 5 ईयर प्लान, जो गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स बनाती है ना बेटा, उससे अपन सेंट्रल प्लान्स बोलेंगे। 5 ईयर हो सकता है, 10 ईयर हो सकता है, 2 ईयर, 1 ईयर, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है, बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ना अपना प्लान, ठीक है, उससे अपन कहेंगे सेंट्रल प्लान। और सेंट्रल जो असिस्टेंस देती है, ठीक है, उसका अगर वो पार्ट है, वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उससे बोलेंगे प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। ओके सर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हम समझ गए। सर नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो सर नॉन प्लान जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये सबसे मेजर पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि साल के बीच में कुछ भी चीज़ आ जाती है, लाइक कोरोना वायरस, सो गवर्नमेंट हैव टू मेक द एक्सपेंडिचर ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो पाए, इन ऑर्डर टू हैव द मोर इक्विपमेंट, मोर टेस्टिंग किट्स, ओके। तो गवर्नमेंट का एकदम से आ गया ना ये, पहले ऐसा कोई प्लान थोड़ी था, कोरोना वायरस आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान। सो ऑन एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर टू मिटिगेट एनी पर्टिकुलर डिजीज और एनी फॉर एग्जांपल डिफेंस, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चाइना के साथ में वॉर की सिचुएशन आ गई, देन गवर्नमेंट नीड टू बाई द इक्विपमेंट्स, नीड टू बाई रफेल, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये कोई कह के नहीं आते हैं, दीज आर नॉट प्लान्ड, ओके। सो दीज आर स्पॉन्टेनियस बेस्ड ऑन द सिचुएशन विच इज बिंग देयर इन द कंट्री, ओके। सो दीज आर नोन एज नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दीज आर मेजर पार्ट ऑफ इट। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, डेफिनेशन में लिखना चाहूँ, तो क्या बोलूँगा, दीज आर द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन, ठीक है, दीज आर एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। तो दीज आर द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर ऑन जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज़, और इन चीज़ों के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो इट विल इंक्लूड सैलरी, एनी पेंशंस, तो जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, ठीक है, जो डिफेंस का मेरा खर्चा होगा, ठीक है, जो मेडिकल पे जो मेरा खर्चा होगा, जो प्लान का हिस्सा नहीं होगा, दैट विल नोन एज नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। तो हम अच्छी तरीके से समझ गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाओ आप मुझे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट अपन ने समझ लिया, करंट रिसीट विच डज नॉट क्रिएट और रिड्यूस एनी एसेट और लायबिलिटी, और रेवेन्यू रिसीट होगी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन ने समझ लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट द एसेट और रिड्यूस द लायबिलिटी। एंड पहली बात ये, एंड दूसरी बात ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, करंट आइटम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। अब सर कैपिटल रिसीट अपन ने पढ़ लिया कि विच क्रिएट असेट, विच रिड्यूसेज द असेट और इंक्रीजेज द लायबिलिटी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि अपना कैपिटल बजट भी कवर हो जाए। ओके बेटा, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अब अपन आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आते हैं अपन कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है।
ठीक है सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर। तो मैं आपको ये बताता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर विच क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट या रिड्यूस लायबिलिटी। तो वहाँ पे अपने पढ़ा था जो क्रिएट नहीं करता, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर विच क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, विच क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स और विच रिड्यूसेस फिजिकल और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। तो द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और विच रिड्यूसेस द फिजिकल और फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे दो आप। तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपना, जो गवर्नमेंट है ना इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स के अंदर, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है अपना, जो गवर्नमेंट लोन एंड एडवांसेस दे रही है, ठीक है। तो ये जो तीन है ये एग्जांपल हो गए मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ठीक है। विच क्रिएट असेट फिजिकल और फाइनेंशियल, विच रिड्यूसेस लायबिलिटी फिजिकल और फाइनेंशियल, ठीक है ठीक है। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपने दो तरीके के होते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान, ठीक है सर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने तरीके के हो गए बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने दो तरीके हो गए, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइप होता है वो होता है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइप होता है वो होता है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया अपना प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया अपना नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? विच आर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लान्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है। तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर आर विच आर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है। तो विच आर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस। नॉन प्लान क्या होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपना, और सबसे मेजर पार्ट भी इसी का होता है अपना, ठीक है, नॉन प्लान का, ठीक है। तो ये जो मेरा जनरल सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्विस जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसके लिए जो है ना अपना एक्सपेंडिचर होता है, तो वो यहाँ पे आएगा जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का कैपिटल नेचर का, उसे अपन कहेंगे नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कभी भी आपके अगर क्वेश्चन आए ना कि जिसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो कि है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, तो आप ये देखना असेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है क्या, और वो करंट नेचर का है क्या, ठीक है सर। तो उससे आपको सिंपल सा ये लॉजिक लेके चलना आप, और कुछ रट्टा मत मारना। कैपिटल मतलब असेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। रेवेन्यू मतलब असेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है सर, हम समझ चुके हैं। अब अपन आएंगे डेफिसिट के बारे में। अपन ने ये पढ़ लिया क्या होता है गवर्नमेंट बजट। अपन ने गवर्नमेंट बजट का दो डिफरेंस पढ़ लिए कि रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। फिर रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल बजट के अंदर होता है कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अपन आता है डेफिसिट कितने तरह का होता है। जब गवर्नमेंट बजट बनाएगी और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करेगी तो कुछ तो आएगा ना, या बैलेंस होगा, या रेवेन्यू ज़्यादा होगा, या एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो वो तीन तरीके के कितने तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डेफिसिट। अब अपन आगे मेजर ऑफ डेफिसिट। ठीक है, तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं मेजर ऑफ डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है सर। अपन मेजर ऑफ डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है सर। अपन मेजर ऑफ डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलता है मेजर ऑफ डेफिसिट? तो तीन तरीके के मेजर होते हैं, या तो बैलेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले या तो बैलेंस होगा, या डेफिसिट होगा, या सरप्लस होगा।
जब मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर हटाऊंगा तो या तो मेरा बैलेंस होगा या डेफिशिट होगा या सरप्लस होगा। ठीक है, ठीक है। तो तीन ही चीज़ हो सकती है, बजट का तीन ही केसेस आ सकते हैं, या बैलेंस है या डेफिशिट है या सरप्लस है। ठीक है, ठीक है। अब डेफिशिट के अंदर कितनी तरीके के होता है? बैलेंस हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरप्लस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिशिट कितने तरीके के होते हैं? डेफिशिट हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ फिर बोरो करना पड़ेगा, पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो कहीं से तो रेवेन्यू लाना पड़ेगा ना, ताकि मैं एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सकूँ। हाँ सर, क्या तो सही रहेगा। ठीक है, तो डेफिशिट कितने तरीके के होते हैं? एक तो होता है मेरा रेवेन्यू डेफिशिट, फिर एक मेरा हो गया फिस्कल डेफिशिट, फिर एक मेरा हो गया प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है, तो तीन तरीके के डेफिशिट हो गए, रेवेन्यू डेफिशिट, फिजिकल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट। सर अब इनको एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, हम एक्सप्लेन करने के लिए तो बैठे हैं। सर रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है? अभी समझाते हैं आपका रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिशिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिशिट। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिशिट का दिक्कत ये है कि ये सारे कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। दीज आर द कमिटेड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैन नॉट रिड्यूस दैम। सो गवर्नमेंट रिड्यूस करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, क्या आइटम को रिड्यूस करती है। उस वजह से क्या होगा, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अपना रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को रन करना होता है, सैलरी देना होता है, तो ये चीज़ें तो कम नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट। तो इस वजह से क्या करती है कि गवर्नमेंट है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के लिए। तो बेटा आपने पढ़ा रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिशिट इज द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, ठीक है। तो एंड सिंस दे आर कमिटेड एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट कान रिड्यूस देम, सो गवर्नमेंट रिड्यूस द लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड देयरफॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट करता है ये। अब दूसरी तरह का जो डेफिशिट आता है वो आता है फिजिकल डेफिशिट। कि सर फिजिकल डेफिशिट क्या होता है? ठीक है, कि सर फिजिकल डेफिशिट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ फिजिकल डेफिशिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे दूसरी तरीके का डेफिशिट आता है फिजिकल डेफिशिट अपना। तो व्हाट इज फिजिकल डेफिशिट? फिजिकल डेफिशिट इज द ओवरऑल डेफिशिट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिशिट से अपन को टोटल डेफिशिट, इसको मैं टोटल डेफिशिट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कि मेरा जो टोटल डेफिशिट होता है पूरा बजट का, उसको मैं फिजिकल डेफिशिट बोलूँगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालूंगा? सबसे पहला आप सिंपल सा कंसेप्ट बताओ। अगर आपके पास 100 रुपये थे, आपने 180 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आपका डेफिशिट कितना हुआ? 80 रुपये। क्या ये 100 रुपये में लोन इंक्लूड था क्या? नहीं सर, लोन मेरी इनकम नहीं है, मेरी रिसीट है लेकिन मेरा इनकम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो मेरा ऑब्लिगेशन है, तो मैंने लोन लिया तो वो कैपिटल रिसीट हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तो रिसीट तो हो गया, लेकिन आप डेफिशिट निकाल रहे हो, तो क्या डेफिशिट में लोन आना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। तो ये तरीका आपको याद रखने का कि फिजिकल डेफिशिट में रिसीट में कभी लोन नहीं लोगे आप। पहला तरीका, पहला रीज़न, क्योंकि लोन कभी आपकी इनकम नहीं होती, तो आपकी डेफिशिट, आपका जो घाटा है, तो घाटे निकालने में लोन इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि लोन तो आप घाटे को ख़त्म करने के लिए लेते हो। ठीक है, ठीक है, ख़त्म तो नहीं होता वो घाटा, ताकि आप जो पैसा कम पड़ रहा है उसको पूरा दे पाओ, इस ये पर्पज़ होता है अपना लोन लेने का। बिल्कुल सही है सर। तो इसलिए तो सर सबसे पहले आप एक बार डेफिनेशन बता दो ना फिजिकल डेफिशिट की, तब हमें समझ में आएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल डेफिशिट का मतलब होता है कि टोटल मेरा एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोविंग्स। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था बोरोविंग को इंक्लूड नहीं करेंगे? हाँ, अब समझ में आया, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है मेरा माइनस टोटल रिसिप्ट, उसमें से मैं क्या करूँगा, बोरोविंग को हटा दूंगा। ठीक है, ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ रेवेन्यू रिसिट, उसमें बोरोविंग आती भी नहीं, क्योंकि वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है, और रेवेन्यू रिसिट का मतलब भी होता है जो लाइबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करे या एसेट को रिड्यूस नहीं करे या एसेट लाइबिलिटी को फ़र्क नहीं डाले। ठीक है, रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग
कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये अपना फिजिकल डेफिसिट हो गया, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट से अपने को क्या पता चलता है कि कितनी बोरोविंग करनी है मेरे को, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट गिव्स मी द अमाउंट ऑफ बोरोविंग, कि मेरे को बोरोविंग कितनी करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरोविंग अगर मैं हटा रहा हूँ तो मेरे को ये पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू बोरोविंग के छोड़ के जो आया है उससे मेरे को ये पता चलेगा बोरोविंग कितनी करनी है, ठीक है। तो अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको ये बहुत बार आएगा बोरोविंग कितनी करनी है पता करो, तो ये नहीं लिखा होगा फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो आपको बोरोविंग क्या करनी है मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कितनी बोरोविंग करनी है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट। या मैं फिजिकल डेफिसिट को ये भी बोल सकता हूँ, एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ फिजिकल डेफिसिट का, मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि एक तो मेरा है ना अब्रॉड का बोरोविंग, एक मेरा डोमेस्टिक बोरोविंग ऐड कर दो, ठीक है। तो मेरा अब्रॉड का बोरोविंग, मेरा डोमेस्टिक बोरोविंग प्लस मैंने जो आरबीआई से बोरोविंग करी वो, ठीक है। तो मैंने अब्रॉड से जो बोरोविंग करी, मैंने आरबीआई से जो बोरोविंग करी और मैंने जो यहाँ डोमेस्टिक से जो बोरोविंग करी, वो सारे बोरोविंग को ऐड करूंगा तो मेरे फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। बिल्कुल सर, फिजिकल डेफिसिट हम समझ गए। तो गवर्नमेंट को अगर बोरोविंग की रिक्वायरमेंट पता करनी तो फिजिकल डेफिसिट निकाल दो। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोविंग, कि कितना बोरोविंग करना है उनको पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। ओके ओके सर। अब एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको फिजिकल डेफिसिट में। तो क्या फिजिकल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट आता है? बिल्कुल सर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या अपन फॉर्मूले को कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ठीक है। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ जो बोरोइंग है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, जो फिजिकल डेफिसिट बता रहा है, दैट विल बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, वो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट विल बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बोरोइंग है जो, तो अगर मेरा रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो गया, टोटल अगर फिजिकल डेफिसिट में ज़्यादातर पोर्शन रेवेन्यू डेफिसिट का है, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ बोरोइंग जो यूज़ कर रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए यूज़ होगी, वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं होगी, और वो गलत है इकोनॉमी के लिए, वो ख़राब है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब है, बिकॉज आप कंजम्पशन के लिए ही लोन ले रहे हो, ठीक है, जबकि लोन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी फॉर द लॉन्गर टर्म, ठीक है। तो सेकंड डेफिसिट हो गया अपना फिजिकल डेफिसिट, विच इज़ द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंडिचर ओवर द रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो ओके सर, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब है ना, आपको अगर ये पता करना हो कि सर बोरोइंग तो चलो ठीक है, मेरे को ये पता करना है कि कितना अमाउंट है ना ऐसा है जो करंट डेफिसिट की वजह से, इंटरेस्ट को हटा दो, इंटरेस्ट के अलावा कितना अपन प्रिंसिपल का पेमेंट करने के लिए बोरोइंग लेंगे। ये या तो एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट को हटा के कितना प्रिंसिपल का पेमेंट करने के लिए बोरोइंग लेंगे, या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इंटरेस्ट को हटाने के बाद, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट हटाने के बाद करंट ईयर का डेफिसिट कितना है वो बताओ मेरे को, क्योंकि आप जो डेफिसिट निकाल रहे हो उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट भी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूड होके ही तो आपकी टोटल बोरोइंग बढ़ गई, ठीक है, ठीक है सर, समझ गया, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे करने के लिए बोरोइंग ज़्यादा चाहिए होगी मेरे को। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट हटा दो, आप बताओ कि करंट कितना है ना, मतलब कि आपका डेफिसिट है, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे बेटा, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अवर रेवेन्यू, ठीक है, वो तो हो गया डेफिसिट, एंड reduce net interest liability from the deficit, मतलब so what is this, it is difference
ऑफ फिजिकल डेफिशिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिशिट? प्राइमरी डेफिशिट इज द डिफरेंस ऑफ फिजिकल डेफिशिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कितना है ना अमाउंट है ना करंट डेफिशिट है, इंटरेस्ट हटा दो आप। तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी का मतलब क्या? नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी का मतलब हो गया इंटरेस्ट रिसिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो रिसिट हुआ उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकाल दिया, तो वो जो बचा वो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हटा दो आप फिजिकल डेफिशिट में से। ठीक है, तो मैं फिजिकल डेफिशिट है माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हटा दूंगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मैं उसमें से हटा दूंगा। ठीक है, तो मेरे को प्राइमरी डेफिशिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो टू फाइंड आउट द बोरोविंग विच विल बी यूज टू फाइंड आउट करंट फिजिकल इम्बैलेंस, अगर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बोरोविंग, टोटल बोरोविंग है उसमें से मेरे को ये पता करना है कि कितना करंट फिजिकल इम्बैलेंस के लिए यूज हो रहा है, तो मैं प्राइमरी डेफिशिट निकालूंगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर इन नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी इज रिड्यूस टू फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिशिट इज करंट डेफिशिट। करंट डेफिशिट पता करने के लिए मैं प्राइमरी डेफिशिट निकालूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे जो आने वाला पार्ट है